हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह और आप सभी का स्वागत मेरे चैनल जीएस बाई शुभ सफर में करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपीएसआई में मूल विधि में दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी आना है, तो उसके बारे में आज हम एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। बेसिकली दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज लेने और देने दोनों को दंडित करता है, और दहेज दिया जाना और लिया जाना दोनों अपराध है। ये हमको लोगों को हमेशा से सिखाया जाता है, बस उसी के संदर्भ में ये विधेयक बनाया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जो 1961 का अधिनियम संख्या 28 था, यानी 28वें नंबर का अधिनियम था जो 1961 में आया था। ठीक, इसे राष्ट्रपति से 20 मई 1961 को अनुमति मिल गई थी। ठीक, इसका नाम आपको पता ही है क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसका विस्तार समूचे भारत पर है, संपूर्ण भारत पर, और इसका प्रारंभ है 1 जुलाई 1961 से। ठीक, सेक्शन 2 बात करता है दहेज की। दहेज बेसिकली कोई ऐसी संपत्ति तथा मूल्यवान प्रतिभूति है, वैल्यूएबल श्योरिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि ऐसी कोई व्यक्ति जिससे कोई मूल्यवान या वैल्यूएबल चीज़ ली जा सकती है। ठीक, ऐसी कोई श्योरिटीज़ जैसे किसी के प्रॉफिट के अंश हो गए, है ना। दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो एट द टाइम ऑफ मैरिज, है ना, यानी कि विवाह के समय या उसके पहले या उसके बाद, यानी विवाह के समय पे दिया जा सकता है, उसके पहले दिया जा सकता है या उसके बाद। ठीक, कौन किसको दे सकता है? एक पार्टी के द्वारा, एक पक्ष के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, दूसरे पक्ष को। ठीक, दूसरी बात करते हैं, एक पक्षकार के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को, यानी कि एक पक्षकार के माता या पिता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्ष के किसी व्यक्ति, दूसरे पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक, एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाए, या एक पक्ष के द्वारा या उसके माता पिता के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाए। ठीक, दिया जाए। एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा, मुस्लिम लॉ में ये लागू नहीं है। ठीक, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज होते हैं जो मुस्लिम विधि से शासित होते हैं या मुस्लिम लॉ से शासित होते हैं, तो उनमें ये चीज़ लागू नहीं होगी। सेक्शन 3 बात करता है दहेज देना या लेना दोनों दंड है। ठीक, जो कोई भी दहेज देगा या लेगा तो वह ऐसे कारावास से जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, तथा जुर्माना 15,000 तक हो सकेगा, 15,000 तक होगा, 15,000 होगा, मान लीजिए 15,000 होगा। ठीक, लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, जो गिफ्ट्स एट द टाइम ऑफ मैरिज मिलते हैं, एट द टाइम ऑफ मैरिज, चाहे वो वर को मिले या वधू को मिले, वो दहेज में शामिल नहीं होंगे। ठीक, दहेज में शामिल नहीं होंगे।
दहेज मांगने के लिए, सेक्शन 4 बात करता है दहेज मांगने के लिए दंड। जो कोई दहेज मांगेगा, चाहे वो वर हो या वधू हो, वर या वधू के माता पिता या अन्य नातेदार या कोई संरक्षक, ठीक, यानी कि मदर फादर हो या फिर कोई अन्य संरक्षक है, ठीक, मदर फादर हो, अन्य संरक्षक है या फिर कोई अन्य नातेदार है, वह किसी दूसरे पक्ष से, यानी जो विवाह का दूसरा पक्ष है, उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर दहेज मांगे, चाहे वो प्रत्यक्षता मांगे या अप्रत्यक्ष मांगे। अप्रत्यक्ष का मतलब जैसे हम डायरेक्ट ना बोलकर किसी तीसरे व्यक्ति से कहें कि भैया हमको इतना चाहिए दहेज, ठीक, तो उस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांगेंगे तो वो भी दंडनीय अपराध है। उसके लिए कारावास जो मिनिमम 6 मंथ्स का हो सकता है और मैक्सिमम 2 ईयर तक हो सकता है, मैक्सिमम 2 ईयर तक हो सकता है कारावास। और जुर्माना लग सकता है, जुर्माना 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यानी कोई भी, चाहे वो वधू या वर के माता पिता हों या संरक्षक हों या कोई अन्य नातेदार है, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर दहेज मांगेंगे तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, जो कि क्या हो सकता है, कारावास जिसमें मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 ईयर की सज़ा मिल सकती है, तथा जुर्माना जो 10,000 रुपये तक दंडनीय होगा, ठीक। इसमें अगर न्यायालय चाहे तो 6 महीने से कम की सज़ा भी दे सकता है, ठीक। 4A विज्ञापन पर पाबंदी लगाता है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के विज्ञापन नहीं देगा कि वो अपने बच्चे या पुत्री की शादी करेगा और साथ में जो कोई उसके बच्चे से शादी करेगा, यानी कि उसके पुत्र या पुत्री से शादी करेगा, उसको वो पैसे देगा या धन देगा या अंश देगा, ठीक। तो इस तरह का कोई विज्ञापन नहीं जारी किया जा सकता, यानी कि ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं कराया जा सकता है जिसमें दहेज देने की बात हो। अगर कोई ऐसा विज्ञापन जारी कराता है तो उसको भी दंड मिलेगा। दंड क्या होगा, कारावास कितना होगी, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 5 ईयर, ठीक। और जुर्माना 15,000 रुपये तक हो सकेगा, 15,000 रुपये तक हो सकेगा, ठीक। अब बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जिसमें दहेज लेने या देने की बात करी जाए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या शून्य होगा, ठीक। यानी कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता कि दहेज लेने या देने का कोई करार कर लिया जाए कि हम आपसे शादी कर रहे हैं, लिखा पढ़ी में आप हमको इतना दहेज देना। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किया गया है तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, शून्य होगा। सेक्शन 5 इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से बस याद कर लीजिएगा कि दहेज लेने या देने के लिए करार शून्य होगा, ठीक। दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब कोई दहेज स्त्री से भिन्न किसी को मिलता है, ठीक, भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को मिलता है, ठीक। मान लीजिए एक लेडी की शादी एक लेडी है, उसकी शादी बी से होती है और एक बी को जो ए के लिए दहेज दिया जाता है वो बी के फादर सी को मिल जाता है, ठीक। बी के फादर होते हैं, सी उनको मिलता है, ठीक। तो सेक्शन 6 बताता है दहेज जो स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को मिला है और उसके विवाह के संबंध में मिला है, ठीक। तो जिस व्यक्ति को ये दहेज मिला था, यानी कि उसका फादर जो थे, जो कि सी थे, सी क्या करेंगे, अगर दहेज विवाह के पहले मिला है, विवाह के पहले मिला है तो विवाह के 3 मंथ्स के भीतर अगर
विवाह के टाइम मिला है, दहेज विवाह के पहले मिला है तो विवाह के 3 महीने के भीतर। अगर दहेज एट द टाइम ऑफ मैरिज मिला है, एट द टाइम ऑफ मैरिज मिला है, या फिर आफ्टर मैरिज मिला है, तो जिस डेट को मिला था उस डेट से, जिस डेट को मिला था मिलने की डेट के 3 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर, ठीक। दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी, इफ़ जो लेडी थी जिसके लिए दहेज दिया गया था वो कैसी है, वो माइनर है। माइनर मतलब 18 साल से कम है, माइनर 18 से कम है, ठीक। तो जिस डेट को वो माइनर होगा, जिस डेट को मेजर होगी, मतलब 18 प्लस हो जाएगी, 18 प्लस होगी, उस डेट से 3 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर जो भी दहेज लिया गया है वो स्त्री को वापस कर दिया जाएगा, ठीक। दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना सिंपल सी बात है। अगर स्त्री से भिन्न किसी, यानी कि किसी स्त्री का मतलब हो गया वधू से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को मिलता है दहेज, तो जिसको भी मिलेगा, अगर विवाह के पहले मिला है तो विवाह के 3 महीने के भीतर, जैसे विवाह होता है, विवाह होने के 3 महीने के भीतर, और एट द टाइम ऑफ विवाह के टाइम पर मिला है या विवाह के बाद मिला है तो जिस डेट को मिला है उसके 3 महीने के भीतर। अगर विवाह के समय लड़की 18 साल से कम की है तो जैसे ही लड़की 18 साल की होगी उसके 3 महीने के भीतर वो दहेज की जो भी रकम होगी या दहेज में जो कुछ भी मिला होगा स्त्री को वापस कर दिया जाएगा, ठीक। परंतु यदि इन 3 महीने के भीतर, 2 मिनट थोड़ी सी जगह इसमें करते हैं। एक चीज़ याद रखना इस सेक्शन में, अगर इन 3 महीने के भीतर मान लो वापस नहीं किया गया और स्त्री की मृत्यु हो गई, है ना, स्त्री या वधू की मृत्यु हो जाए तो किसको मिलेगा? अगर कोई संतान है, अगर कोई संतान है तो उसको मिलेगा, ठीक। दूसरा, अगर कोई संतान नहीं है तो स्त्री के माता पिता को, ठीक, स्त्री के माता पिता को मिलेगा। एक और चीज़ याद रख लेना, फिर सेक्शन 7 पढ़ेंगे इसी सेक्शन में, सेक्शन 6 में ही। अगर कोई ये चीज़ नहीं करता या एक टाइम लिमिट के भीतर वापस नहीं करता है तो वो कारावास से दंडित होगा, कारावास से दंडनीय होगा, ठीक। इधर देख लेते हैं, सॉरी, कारावास उसको मिलेगा, कारावास जो कितना हो सकता है, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 2 ईयर, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 ईयर, और जुर्माना 5,000 तक, ठीक। अगर कोई ये फॉलो नहीं करेगा, अगर कोई स्त्री का दहेज वापस नहीं करेगा तो उसको कारावास हो सकता है मिनिमम 6 मंथ का, मैक्सिमम 2 ईयर का, और जुर्माना लग सकता है 500 का। ये हो गया सेक्शन 6, ठीक। अब इसको हटा देते हैं, सेक्शन 6। अब सेक्शन 7 देखते हैं, ठीक। सेक्शन 7 देखते हैं। इसमें बस ये याद रखिएगा, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 2 ईयर तथा जुर्माना 5,000, ठीक। अपराधों का संज्ञान, यानी अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है, तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तथा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि महानगर
मजिस्ट्रेट, ठीक। और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को बोलते हैं प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक। अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है, और इन दोनों को डिफाइन किया गया है CRPC 1973 में कि कौन है क्या है, परंतु अब तो आपके में BNSNS में डिफाइन किया गया होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ठीक। संज्ञान किस किस आधार पर ले सकता है ये देख लेना एक बार। संज्ञान ले सकता है पहला पुलिस रिपोर्ट पर, यानी कि कोई पुलिस रिपोर्ट दाखिल करेगा तो संज्ञान ले सकता है पुलिस रिपोर्ट पर। दूसरा है कोई अपराध, मतलब इस जो भी अपराध अभी तक आपने पढ़े हैं उन अपराधों से व्यथित व्यक्ति के माता पिता तथा अन्य नातेदार, भाई उसके माता पिता कर सकते हैं, अन्य नातेदार कर सकते हैं, तथा कोई कल्याण संस्था हो, है ना, वेलफेयर कोई संस्था हो तो उसके द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर भी, उसके द्वारा की गए परिवाद के आधार पर, ठीक। परिवाद का मतलब होता है कंप्लेंट। या तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है, देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है, या फिर कंप्लेन के आधार पर हो सकता है। कंप्लेन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, व्यथित व्यक्ति, यानी कि कोई जो लड़की है या लड़का है वो व्यथित व्यक्ति, या उसके माता पिता, मतलब व्यक्ति स्वयं हो, उसके मदर फादर हो, या कोई अन्य रिलेटिव हो, या तो फिर कोई कल्याणकारी संस्था हो, जैसे जो कल्याण वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में जो होते हैं ना, वेलफेयर की जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा, ठीक। उनके द्वारा अगर कंप्लेन करी जा रही है तो, या तो फिर पुलिस रिपोर्ट करी जा रही है तो, इन दोनों आधारों पर संज्ञान कौन ले सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक। सेक्शन 8 बताता है कुछ अपराधों के लिए प्रयोजन का संज्ञेय होना। संज्ञेय अपराध होगा, संज्ञेय अपराध, ये संज्ञेय है, सॉरी संज्ञा मत समझिएगा, संज्ञेय होना तथा जमानती होंगे तथा असमनीय होंगे, ठीक। 8A में बताता है कुछ मामलों में सबूत का भार। तो सबूत का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। 8A में कुछ मामलों में सबूत का भार, ठीक। दहेज का आरोप जिस पर लगाया गया है, दहेज का आरोप, सिंपल सी बात समझो, दहेज का आरोप जिस पर लगाया गया है, जिस पर लगा है, उसी के ऊपर सबूत का भार होगा, उसी के ऊपर सबूत का भार होगा कि वह सिद्ध करे कि उसने दहेज, कि वह सिद्ध करे कि उसने दहेज नहीं लिया है, ठीक। यानी कि अगर ए ने बी के ऊपर आरोप लगाया कि बी ने दहेज लिया है, ए ने क्या किया, आरोप लगाया किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो ये सिद्ध करने का भार कि उसने दहेज नहीं लिया है बी के ऊपर होगा, ठीक, बी के ऊपर होगा। जनरली ये होता है जो आरोप लगाता है सबूत का भार उसी के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जो आरोप लगाएगा, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा उसी के ऊपर सबूत का भार होगा, ठीक। जिस पर आरोप उसी पर भार, ठीक। एक चीज़ याद रखना। 8B बात करता है दहेज प्रतिशत अधिकारी। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा करी जाती है, राज्य सरकार के द्वारा
की जाती हैं। ठीक, डॉर्मी प्रोहिबिशन ऑफिसर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राज्य सरकार के द्वारा करी जा सकती है और उतने क्षेत्र में करी जा सकती है, मतलब उतने नियुक्त कर सकती है जितने राज्य सरकार चाहेगी। और दहेज प्रतिशत अधिकारी का एक सर्टेन क्षेत्र होगा। मान लो उन्नाव रीजन में कोई दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त होता है तो उसकी जो क्षेत्रीय अधिकारिता होगी वो उन्नाव की सीमा तक होगी। ठीक, और सिंपल सा दहेज प्रतिशत अधिकारी काम क्या करेगा? इस अधिनियम में जो बंद दिए गए उनको लागू कराएगा, दहेज लेने या दुष्प्रेरित करने वालों को रोकेगा, जो भी ऐसा अपराध करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करेगा। ये सारे काम दहेज प्रतिशत अधिकारी करेगा। आपको सिर्फ पुलिस केस से याद रखना है कि दहेज प्रतिशत अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक, नियम बनाने की शक्ति सेक्शन 9 के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार को है, केंद्रीय सरकार को है। ठीक, सेक्शन 10 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है, राज्य सरकार को। लेकिन किन मामलों में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी के मामले में, दहेज प्रतिषेध या सेक्शन 8B के उपधारा में। ठीक, दहेज प्रतिषेध अधिकारी 8B की जो भी उपधाराएं हैं उनमें जो भी बताया गया उनके आधार पर तो आपका उनके आधार पर बन सकता है। तो इस प्रकार से आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम खत्म हुआ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का अधिनियम संख्या 28 है। 20 मई 1961 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको अनुमति प्रदान करी गई तथा ये लागू हुआ है 1 जुलाई 1961 को। संपूर्ण भारत पर लागू है। इसका नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। सेक्शन 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के समय पहले या उसके बाद में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को या एक पक्ष के मदर या फादर या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा। ये मुस्लिम लॉज में लागू नहीं होता है। ठीक, दहेज जो कोई देगा या लेगा तो उसके लिए कारावास है जो 5 वर्ष से कम का नहीं हो सकेगा। जुर्माना है 15,000 का होगा। लेकिन जो गिफ्ट्स एट द टाइम ऑफ मैरिज दिए जाते हैं वर या वधू को वो दहेज की परिभाषा में नहीं आएगा। दहेज सेक्शन 4 बात करता है दहेज मांगने के लिए धन, चाहे वो मदर हो या फादर हो या संरक्षक हो या कोई अन्य नातेदार है, जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दहेज मांगेगा वह कारावास से जो मिनिमम 6 मंथ का और मैक्सिमम 2 ईयर का हो सकता है और जो जुर्माना 10,000 रुपये तक लगेगा वो होगा। विज्ञापन, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करा सकता जिसमें दहेज की बात हो रही हो। अगर कोई ऐसा विज्ञापन प्रकाशित कराता है तो कारावास जो मिनिमम 6 मंथ का मैक्सिमम 5 ईयर का हो सकता है, जुर्माना 15,000 हो सकेगा। दहेज लेने या देने का करार शून्य होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, दहेज पत्नी और उसके वारिसों को फायदा के लिए डिटेल में समझाया, देख लीजिएगा। अपराधों का संज्ञान जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से ऊपर की श्रेणी के न्यायालय नहीं कर सकते, मतलब इन्हीं श्रेणी के न्यायालय कर सकते हैं। अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना, जमानती तथा असमनीय होना। 8A सबूत का भार किस पर होगा? जिस पर आरोप लगाया जाएगा उसी के ऊपर सबूत का भार होगा कि उसने दहेज नहीं लिया है। ठीक, जैसे मेरे ऊपर आरोप लगता है हमने दहेज लिया है तो हमको ही ये साबित करना होगा कि हमने ये दहेज नहीं लिया है। 8B दहेज प्रतिशत अधिकारी की बात करता है। राज्य सरकार के द्वारा की जाती है नियुक्तियां दहेज प्रतिशत अधिकारी की। बेसिकली जिले लेवल पर इनकी नियुक्तियां होती हैं तो राज्य सरकार जितने चाहे उतने राज्य के भीतर दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्त कर सकती है। ठीक, और उसकी क्षेत्राधिकार क्या होगी? जो भी उसका क्षेत्राधिकार होगा, जैसे मान लो उन्नाव जिले में है तो उन्नाव जिले का जो सर्टेन रीजन है उस रीजन में उसकी क्षेत्राधिकार होगा। नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार को। सेक्शन 9 के तहत सेक्शन 10 के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। इसी के साथ आपका दहेज प्रतिशत अधिनियम समाप्त।